छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री ने धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए। कहा, खरीदी में किसानों को न हो किसी तरह की कोई समस्या। भाजपा ने धान खरीदी की तैयारियों की व्यवस्था पर सवाल उठाए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, किसान है परेशान। और रायपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक शुरू। पार्टी के दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र आगामी 17 दिसंबर तक चलेगा। 5वीं विधानसभा का यह 12वां सत्र होगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से लगने वाली राज्य की सीमाओं को सील करने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान का अवैध परिवहन करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश के किसी भी किसान को धान के परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिलने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इस वजह से धान खरीदी के सीजन में हर वर्ष सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, जिस पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का अनुमान है। 2311 से अधिक सहकारी समिति केंद्रों के माध्यम से यह खरीदी की जाएगी। इस वर्ष 1,13,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22,66,000 से अधिक हो गई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी की तैयारियों और इसकी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह लचर बताया है। कल रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को बीते करीब 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण सूखत के मामले बढ़े हैं, जिनकी राशि भी सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन से काटने की बात की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा जब सहकारी समितियां धान नहीं खरीदेगी, आंदोलन पे चली गई। उनके लिए पहला मुद्दा यह है कि उनको 2.5 साल का 3 साल का पेमेंट रुका है वो दिया जाए। उनकी स्थिति यह है कि सूखत का पूरा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उन्हीं के कमीशन से हो रहा है, जबकि सूखत सरकार के गलत नीतियों से हुआ है। ट्रांसपोर्ट परिवहन नहीं कर पाए। 31 मार्च तक 100% परिवहन करने की जवाबदारी सरकार की होती है। परिवहन नहीं किया, सूखत आ गया, अभी तक धान पड़ा है। अब उसका जो सूखत का आ रहा है उसको कहते हैं कि इनसे वसूला जाए गरीबों से। अब तो ये आंदोलन कर रहे हैं और किसान तो आज निश्चित रूप से बारदाना की कमी, रकबा कमी की वजह से पीड़ित है, दुखी है। साल भर तक पेमेंट देते हो घुमा घुमा के, और 2 साल का बोनस किसान आज भी पूछ रहा है कहाँ गया भाई।
डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया कि कई मामलों को लेकर बदले की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुई है। बैठक की शुरुआत में आज पार्टी के दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति शोक प्रस्ताव रखा गया तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, धान खरीदी और कानून व्यवस्था के साथ ही झीरम आयोग के मामले को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले सुश्री पुरंदेश्वरी ने कल आरंग में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने और शराबबंदी के मुद्दे पर जनता के साथ वादा खिलाफी की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 123 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 18 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके बचे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इस समय देश में 1,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 555 कोविड मरीजों की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कल कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य के अन्य जिलों में कल कोविड के 19 नए प्रकरण मिले। इस समय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में 215 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल कोविड संक्रमण से एक मरीज की मृत्यु हुई। इस समय राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% रह गई है। वहीं राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। 100% टीकाकरण पर जोर देते हुए कोरबा जिला प्रशासन ने घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों और नगर निगम की बस्तियों में घर घर पहुंचकर लोगों को टीका लगा रही है। कोरबा जिला कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जो कि किन्हीं कारणों से अब तक टीका नहीं लगवा सके थे। में अभी 72% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और 28% लोग वैक्सीनेशन के लिए शेष हैं। जो छूटे हुए लोग हैं इनको वैक्सीनेशन की मुहिम से जोड़ने के लिए घर घर दस्तक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को यह निर्देशित किया गया है कि वो हर घर में संपर्क करें और जो लोग छूटे हुए हैं वैक्सीनेशन से उनकी सूची बना के ग्राम सचिवों को दें और सचिवों के माध्यम से ये जो सूची है जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ और बीएमओ, सीएमएचओ को दी जाएगी और वहां जो है मोबाइल टीम के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस विशेष अभियान का लोग भी स्वागत कर रहे हैं। लोगों ने इस पहल के लिए जिला प्रशासन और सरकार का धन्यवाद किया। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं उनके लिए घर घर जाकर यह सुविधा दिया जा रहा है। सरकार की अच्छी पहल है कि घर घर जाके वैक्सीनेशन के लिए आदमी को बता रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं आदमी। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,41,92,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पुरातात्विक नगरी सिरपुर को विश्व धरोहर में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें स्वागत द्वार, तालाबों का सौंदर्यीकरण, उद्यान और बोटिंग सुविधा जैसे कार्य शामिल हैं। सिरपुर में संचालित अनेक विकास कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि सुविधाएं बढ़ने से यहां दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जिला कलेक्टर दोमन सिंह ने बताया कि सिरपुर प्रदेश का पुरातात्विक धरोहर है और इसके संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है।
में जब माननीय मुख्यमंत्री जी दौरे पर आए थे तो उनके द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्यों की घोषणा की गई। जैसे हम लोगों ने प्रवेश द्वार का कार्य आरंभ कराया जो अभी लगभग पूर्णता की ओर है। वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ बोटिंग के भी काम चल रहे हैं। सिरपुर पहुंचने पर पर्यटक अब बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में सुविधाएं कम थी, लेकिन अब विकास कार्य होने से काफी अच्छा लग रहा है। गंडेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर के अलावा कुछ 2-4 और ऐसे पुरातत्व मंदिर थे, वही दर्शन करने को मिलते थे। लेकिन इस बार जैसे मैं आया उसमें मेरे को देखने को मिला यहाँ बोट का वो चालू हो गया है। तो ऐसे नए नए जो चीजें हो रही है इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कि सिरपुर तो पहले से ही ऐसा प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जब यहाँ सैलानियां घूमने आते थे तो उनके लिए इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि बोटिंग की सुविधाएं, उद्यानों में बैठने की सुविधाएं या अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं रहती थी, तो वो मायूस होकर यहाँ से लौटते थे। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो सिरपुर के विकास के लिए यहाँ काम किया जा रहा है, सिरपुर के उत्थान के लिए जो काम किया जा रहा है, जैसे प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, 4-5 उद्यानों का निर्माण किया गया है, हरा भरा यहाँ पे घास है, जो लोगों को बैठने की सुविधाएं दी जा रही है, बोटिंग की सुविधाएं दी जा रही है, साथ यहाँ पे रुकने की भी सुविधाएं अब हो चुकी है। यहाँ पे एक रिसोर्ट का सरकार के द्वारा एक रिसोर्ट भी खोला गया है। यहाँ जो है फैमिली में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ सिरपुर, और यहाँ सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर और ये गंडेश्वर मंदिर था, लेकिन यहाँ और भी सुविधाएं हैं। यहाँ बोटिंग का सुविधा है, जिससे अभी ऐसा लग रहा है कि सिरपुर में भी डेवलप हो रहा है, जिससे क्या है जितने भी पर्यटक हैं उनको भी बार बार आएंगे। सिरपुर ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए विख्यात है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से कई आकर्षक और मनोरम स्थल हैं। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालोजी नारायण राव के बारे में। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालोजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालोजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालोजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालोजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालोजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालोजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूँ। वर्ष 2002 में कालोजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालोजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।